इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जहां कानून तलवार से नहीं सोच से चलता था। लेकिन जब डर परंपरा का रूप ले लेता है तब सबसे समझदार राज्य भी अंधेरे में भटकने लगता है। आज की इस कहानी में जानिए नीतिपुर के राजा महाराज आदर्शवर्धन की वह सोच जिसने अंधविश्वास के सामने विवेक को खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, सोच बदली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। उस युग में जब राजा की पहचान उसके मुकुट की चमक से नहीं बल्कि उसके निर्णयों की गहराई से होती थी। जब राज्य तलवार से कम और विवेक से अधिक चलाए जाते थे। उसी काल में एक राज्य था नीतिपुर। नीतिपुर न तो सबसे बड़ा राज्य था, न ही सबसे शक्तिशाली, लेकिन उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि यहाँ न्याय देर से मिल सकता है पर अन्याय कभी नहीं होता। इस राज्य की नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि नीति और मर्यादा पर टिकी थी। नीतिपुर के राजा थे महाराज आदर्शवर्धन। महाराज आदर्शवर्धन ऐसे शासक थे जिनके चेहरे पर कठोरता नहीं बल्कि गहरी सोच झलकती थी। वे राजमहल में रहते जरूर थे, लेकिन उनका मन अक्सर खेतों, गलियों और साधारण लोगों के बीच भटकता रहता था। वे मानते थे जो राजा प्रजा की पीड़ा नहीं समझता वह सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। हर सुबह महाराज सूर्योदय से पहले उठते थे, ध्यान करते थे, फिर महल की ऊंची बालकनी से पूरे नीतिपुर को देखते थे। दूर दूर तक फैले खेत, धुएं उठाते घर, मंदिरों की घंटियां और बाजार की हलचल, ये सब उन्हें याद दिलाता था कि सत्ता का असली अर्थ क्या है। महाराज के सबसे निकट और विश्वसनीय मंत्री थे सोमेश। सोमेश उम्र में महाराज से बड़े थे, लेकिन विचारों में उनसे कहीं आगे थे। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो शब्द सीधे मन में उतर जाते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर आंख मूंद कर किसी परंपरा को नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि जो बात तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरी न उतरे वह नीति नहीं हो सकती। नीतिपुर का दरबार प्रतिदिन लगता था। महाराज खुले सिंहासन पर बैठते और किसी भी साधारण नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार था। यही कारण था कि नीतिपुर के लोग राजा से डरते नहीं थे बल्कि उन पर भरोसा करते थे। एक दिन दरबार में एक किसान लाया गया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं और आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते स्वर में महाराज को प्रणाम किया। महाराज, मुझ पर कृपा करें। महाराज आदर्शवर्धन ने शांत स्वर में कहा, नीतिपुर में कृपा नहीं न्याय मिलता है। निडर होकर बोलो। किसान बोला, महाराज, मेरे पुत्र को 3 दिनों से तेज बुखार है, वह उठ भी नहीं पा रहा है। मैं उसे वैद्य के पास ले जाना चाहता था, लेकिन गांव के लोग मना कर रहे हैं। महाराज ने पूछा, क्यों? किसान की आवाज़ और धीमी हो गई। लोग कहते हैं उस पर देव दोष है। अगर वैद्य बुलाया गया तो देवता और क्रोधित हो जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज आदर्शवर्धन ने पहली बार महसूस किया कि नीतिपुर में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जो शरीर में नहीं, सोच में घर कर रही है। उन्होंने मंत्री सोमेश की ओर देखा। सोमेश की आंखों में चिंता साफ थी। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, सोमेश, बताओ, यह अंधविश्वास आखिर होता क्या है? सोमेश ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, मानो शब्दों से पहले विचार को तोल रहे हों। फिर बोले, महाराज, अंधविश्वास कोई विचार नहीं है। यह वह डर है जो अज्ञान के साथ मिलकर परंपरा का रूप ले लेता है। महाराज ने पूछा, और इस डर से मुक्ति का मार्ग? सोमेश ने उत्तर दिया, डर को उपदेश से नहीं, अनुभव से हराया जाता है। महाराज कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, तो उपाय क्या है? सोमेश ने सिर झुकाकर कहा, यदि आज्ञा दे महाराज, तो मुझे कुछ दिन चाहिए। मैं स्वयं प्रजा के बीच जाऊंगा, उनके डर को देखूंगा, समझूंगा और फिर लौटकर आपको ऐसा उत्तर दूंगा जिसे पूरा नीतिपुर समझ सके। महाराज ने पूछा, कितने दिन? महाराज ने पूछा, कितने दिन? उत्तर दिया, 4 दिन। सोमेश बोले, महाराज आदर्शवर्धन ने दृढ़ स्वर में कहा, सोमेश, मैं तुम्हें 4 दिन की छुट्टी नहीं, 4 दिन की जिम्मेदारी देता हूँ।
जाओ और लौटकर अंधविश्वास का सच लेकर आओ। अगली सुबह सूर्योदय से पहले सोमेश साधारण वस्त्र पहनकर राजधानी से निकल पड़े। न कोई राजचिन्ह, न कोई सैनिक। वे चाहते थे कि लोग उन्हें मंत्री नहीं, एक साधारण यात्री समझें। उनका पहला पड़ाव था हरिनगर। हरिनगर एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे भीड़ लगी थी। ढोल बज रहे थे, धुआं उठ रहा था और लोग मंत्र पढ़ रहे थे। सोमेश ने एक व्यक्ति से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? व्यक्ति बोला, आज अमावस्या है। अगर आज बलि नहीं दी गई तो गांव में बीमारी फैल जाएगी। सोमेश की दृष्टि भीड़ के बीच पड़ी। वही वह बच्चा जमीन पर लेटा था। तेज बुखार, सूखे होठ और बेहोशी। उसकी माँ पास बैठी रो रही थी। सोमेश बच्चे के पास बैठे। उन्होंने उसका माथा छुआ, नब्ज देखी। वे समझ गए ये साधारण ज्वर था। उन्होंने माँ से कहा, इस बच्चे को दवा चाहिए, डर नहीं। एक बुजुर्ग चिल्लाया, तुम कौन होते हो? ये देवताओं का क्रोध है। सोमेश शांत रहे। उन्होंने कहा, अगर ये देव दोष है तो दवा बेअसर रहेगी, और अगर बीमारी है तो बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने पास के नगर से वैद्य बुलवाया। दवा दी गई। रात होते होते बच्चे का बुखार उतरने लगा। सुबह तक बच्चा उठकर बैठ गया। बरगद के नीचे खड़ी भीड़ स्तब्ध थी। सोमेश ने केवल इतना कहा, डर ने तुम्हें अंधा किया था, ज्ञान ने आँख खोल दी। वे बिना रुके आगे बढ़ गए। दूसरे दिन वे चंद्रखेड़ा की ओर बढ़े। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही सोमेश चंद्रखेड़ा की ओर बढ़ चुके थे। चंद्रखेड़ा नीतिपुर का एक संपन्न गांव था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और किसान मेहनती थे, लेकिन फिर भी गांव के चेहरों पर संतोष नहीं बल्कि चिंता साफ झलकती थी। कारण था गांव के पास बहने वाली नदी, जिसने वर्षों से लोगों की राह रोक रखी थी। नदी पर एक पुल बनना था। योजना बनी, पत्थर लाए गए, काम शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में सब रुक गया। अब पुल अधूरा खड़ा था, जैसे कि डर ने उसकी नींव पकड़ ली हो। सोमेश ने किसान से पूछा, पुल का काम क्यों रुका है? किसान ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, पुल के नीचे प्रेत रहता है। जो भी रात में वहाँ गया बीमार पड़ गया। सोमेश मुस्कुराए, क्या किसी ने उस प्रेत को देखा है? किसान चुप हो गया। गांव की पंचायत बुलाई गई। सोमेश ने सबके सामने शांत स्वर में कहा, आज रात मैं उसी पुल के नीचे रहूँगा। यह सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। यह तो आत्महत्या है, यह आदमी पागल है, इसे मत रोको, खुद ही सीख जाएगा। रात गहरी हो गई। आकाश में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। नदी की आवाज़ खंभों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। वही गूंज जिसे लोग प्रेत की आवाज़ समझते थे। सोमेश ने पुल के नीचे जमीन पर चादर बिछाई और वहीं लेट गए। न कोई मंत्री, न कोई सुरक्षा, बस अनुभव। रात बीती, सुबह सूरज निकला। जब गांव वाले पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने सोमेश को सुरक्षित बाहर आते देखा। सामान्य, शांत और मुस्कुराते हुए। लोग स्तब्ध रह गए। सोमेश ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, हवा जब पत्थरों से टकराती है तो आवाज़ करती है। पानी जब अंधेरे में बहता है तो डर पैदा करता है। जहाँ जानकारी नहीं होती वहाँ कल्पना डर बन जाती है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। उसी दिन पुल का काम फिर शुरू हो गया। तीसरे दिन सोमेश पहुँचे मल्हारपुर। मल्हारपुर में सन्नाटा था। एक घर के बाहर लोग जमा थे। भीतर एक युवती बैठी रो रही थी। उसकी शादी तय थी, लेकिन ऐन समय पर रोक दी गई थी। कारण कुंडली। सोमेश ने पंचायत बुलाई, ज्योतिष भी बुलाया गया। सोमेश ने प्रश्न किया, अगर कुंडली ही सब कुछ तय करती है तो मनुष्य की मेहनत, शिक्षा और संस्कार किस लिए है? ज्योतिष बोला, यह शास्त्रों में लिखा है। सोमेश ने शांत स्वर में पूछा, किस शास्त्र में लिखा है कि डर फैलाना धर्म है? पंचायत चुप हो गई। सोमेश ने युवती से बात की। वह पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन समाज के डर ने उसे मौन कर रखा था। सोमेश ने कहा, डर को स्वीकार करना ही उसकी जीत है। उन्होंने पंचायत के सामने उदाहरण रखे। किसान की मेहनत, लोहार की आग, नाविक की दिशा। अंत पंचायत मानी। शादी हुई।
कुछ महीनों बाद वही युवती गांव की सबसे सम्मानित और सुखी स्त्री मानी जाने लगी। 4 दिन पूरे हो चुके थे। सोमेश राजधानी लौटे। नीतिपुर का दरबार भरा हुआ था। महाराज आदर्शवर्धन सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की निगाहें सोमेश पर टिकी थी। सोमेश ने प्रणाम किया। महाराज ने पूछा, उत्तर मिला। सोमेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अंधविश्वास वह परंपरा है जिसने कभी सवाल सुनना छोड़ दिया हो। जहाँ प्रश्न मर जाते हैं वहाँ डर राज करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज आदर्शवर्धन उठ खड़े हुए। उन्होंने ऐतिहासिक घोषणाएं की। हर गांव में विद्यालय होंगे, हर क्षेत्र में वैद्य नियुक्त होंगे, डर फैलाने वालों पर रोक लगेगी और सबसे जरूरी प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता पर परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ लोगों ने विरोध किया। कहा गया कि राजा परंपरा तोड़ रहे हैं। अफवाह फैली कि देवता नाराज हो जाएंगे। एक दिन राजधानी में भारी भीड़ जमा हो गई। महाराज ने सैनिक नहीं बुलवाए, वे स्वयं प्रजा के सामने आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर नीति अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अगर प्रश्न पूछना पाप है तो मैं पापी हूँ। मैं देवताओं के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं डर के विरुद्ध हूँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें खुलने लगी। धीरे धीरे नीतिपुर बदलने लगा। विद्यालयों में बच्चे प्रश्न पूछने लगे। गांव में बीमारी का इलाज होने लगा। अधूरे पुल पूरे होने लगे। डर पीछे हटने लगा। वर्षों बाद नीतिपुर इतिहास में दर्ज हुआ, एक ऐसे राज्य के रूप में जो तलवार से नहीं विवेक से चला। और महाराज आदर्शवर्धन एक ऐसे राजा के रूप में जिन्होंने सिंहासन से पहले सोच को ऊंचा किया। सोमेश एक मंत्री नहीं, नीति का दीपक बन गए। दोस्तों, अंतिम संदेश, जहाँ डर होता है वह अंधविश्वास जन्म लेता है, और जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ नीति जीवित रहती है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया है कि अंधविश्वास किसी देवता की देन नहीं बल्कि डर की उपज होती है। जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है तभी डर मजबूत होता है, और जब सोच जागती है तो अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल और दिमाग को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कैसी लगी कहानी।